classes. नमस्ते बेटा, हम लोग पिछले क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे थे और कंटिन्यू था, हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिएगा फिर से एक बार। देखिए, हम लोग पढ़ चुके थे कि यदि बात वन मोल एटम की करते हैं, मैंने कहा था कि दो तरह की बातें होती है। एक होती है जब एटम का नाम नहीं लिया जाए और जब एटम का नाम लिया जाए। तो हम बात कर रहे हैं कि एटम का यदि हम नाम ले लेते, किसी भी एटम का नाम ले लेंगे, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी नाम ले लेते हैं और हम वन मोल एटम्स बोलते हैं। तो नाम लें या ना लें, हम एटम्स के नंबर को बोलेंगे 6.02 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है, लेकिन इतने एटम के इस मास को, जो इतना एटम्स होगा, हम इसके मास को हम लोग बोलेंगे उसी एटम्स का, यदि नाम ले लिया गया है तो हम उस एटम्स का एटॉमिक वेट इन ग्राम के बराबर बोल देंगे। देखिए, यानी इसका मतलब है कि यदि मुझे कभी भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम का नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाए, तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के दो तरीके हैं, और जिसमें से यदि मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया जाए तो हम क्या करते हैं, 6.02 × 10⁻23 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर पार्टिकल्स है क्या, एटम्स। यदि मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स दे दिया जाए तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 6.02 × 10⁻23 से। या यदि हम देखेंगे कि मुझे एटम्स का नंबर ना दे करके, यदि मुझे टोटल मास ऑफ एटम्स का टोटल मास दे दिया गया है, तो हम उसी के मोलर मास से डिवाइड करेंगे। और वी नो वन मोल एटम का जो मास होता है उस एटम के एटॉमिक वेट इन ग्राम के बराबर होता है। इसलिए हम पहले चेक कर लेंगे कि एटम का मास, टोटल मास क्या ग्राम में है दिया हुआ। यदि ग्राम में नहीं रहेगा तो पहले हम उसे ग्राम में बदल लेंगे, फिर हम उसी के वन मोल एटम के मास अर्थात मोलर मास से डिवाइड करेंगे, और उस मोलर मास का मान होता कितना है, तो एटॉमिक वेट के आगे ऐसे ग्राम लगा देंगे, यही मोलर मास होगा। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा बात को। हमने कहा था पिछले क्लास में कि यहाँ पर 3 इंफॉर्मेशन है जो हमसे पूछा जा सकता है। यदि पूछा जा सकता है मुझे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मुझसे पूछा जा सकता है व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मुझसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वुड बी द टोटल मास ऑफ एटम्स। 3 ही चीज पूछे जा सकते हैं। अब है कि यहाँ पर यदि मुझे कभी भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स दे दिया जाए, तो हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स दे दिया जाए तो हम इसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। देखिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को 6.02 × 10⁻23 से डिवाइड कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। लेकिन यदि हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स मुझे दे दिया जाए तो हम उसे 6.02 × 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। और अब ये सोचिए, यदि मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम दे दिया जाए और मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, बोलिएगा बात को, कि हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या चीज से, 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। देखिए, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके ठीक साथ देखिए, जरा गौर करिएगा, यदि मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स दे दिया जाए, मुझे टोटल मास ऑफ एटम्स पूछा जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, जरा बताइएगा। तो यदि टोटल मास ऑफ एटम्स का टोटल मास यदि मुझसे पूछा जाता है तो हमें क्या करना चाहिए,
बोलिए कि नंबर ऑफ मोल्स को यदि इस एटॉमिक वेट इन ग्राम से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ मोल्स को यदि हम एटॉमिक वेट इन ग्राम से मल्टीप्लाई कर दें, क्या चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे? एटॉमिक वेट, ATWT मीन्स क्या हुआ? एटॉमिक वेट इन ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल मास ऑफ एटम्स। लेकिन मास ऑफ एटम्स किस यूनिट में मिलेगा? ग्राम में। लेकिन अब जरा सोचिए यदि टोटल मास ऑफ एटम्स मुझे दे दिया गया हो, तो हम उसे एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। यदि मुझे टोटल मास ऑफ एटम्स दे दिया जाए तो हमें इसे डिवाइड कर देंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? बोलिए, एटॉमिक वेट इन ग्राम से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट इन ग्राम से, एटॉमिक वेट इन ग्राम से डिवाइड कर देंगे, ध्यान दीजिएगा बात को, ऐसे डिवाइड कर देंगे। अब सोचिए यदि मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स दे दिया जाए और मुझे टोटल मास ऑफ एटम्स इन ग्राम पूछा जाए, तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ एटम्स को किस में बदलेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स में। फिर उसे कैसे बदलेंगे? 6.02 × 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, फिर उसे एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे टोटल मास मिलेगा। और यदि मुझे टोटल मास दे दिया जाए तो जरा सोचिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसे एटॉमिक वेट इन ग्राम से डिवाइड करेंगे, फर्दर उसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स मिल जाएगा, फर्दर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या चीज से? 6.02 × 10⁻23 से, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। समझते हैं? आप समझ गए हैं? हम इसी पर एक न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं छोटा छोटा जो पूछा जाता है और बहुत ही कॉमन न्यूमेरिकल्स है। मिटा दें। देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए मुझे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। कहता है कि इनमें से किसमें एटम्स के नंबर मैक्सिमम है। जैसे मेरे पास ऑप्शन है, सपोज कर लीजिए कि 5.6 ग्राम आयरन, और आयरन का एटॉमिक वेट कितना है? 56, देखिए लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास 2.4 ग्राम कार्बन, इसका एटॉमिक वेट देखिए इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास 3.01 × 10⁻23 एटम नाइट्रोजन, और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास 0.3 ग्राम एटम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, ये दिया हुआ है। अब मुझे इसमें से पता करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितना है, किसका है, इनमें से किसमें एटम्स के नंबर जो है वो मैक्सिमम है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे करेंगे? आइए ध्यान दीजिएगा बात को। मुझे इस बात की जानकारी है कि यदि नंबर ऑफ मोल्स जिसमें ज्यादा होगा, ऑब्वियसली उसमें एटम्स के नंबर भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो मुझे देखना है कि किसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। जैसे हम यदि सॉल्यूशन करें और एक नंबर के लिए हम बात करें तो देखिए 5.6 ग्राम ये आयरन है। आयरन का एटॉमिक वेट कितना है? 56। तो हम बोले हैं कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए सबसे पहला काम हम इससे किस में बदलेंगे? बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स में। और नंबर ऑफ मोल ही चेक करना है, देखना है मुझे कि नंबर ऑफ मोल्स किस में ज्यादा है। यानी 5.6 को हम फर्दर डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास अर्थात एटॉमिक वेट इन ग्राम से, इसे डिवाइड कर देंगे तो ये इतना मोल होगा, अर्थात 0.1 मोल के बराबर का हो गया। ऑब्वियसली जिसमें मोल्स ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होगा। दूसरे नंबर में आइए जरा चेक करते हैं, 2.4 ग्राम कार्बन है, अर्थात ये बात हम कह सकते हैं कि 2.4 को यदि 12 यानी उसी के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो इतना मोल होगा, यू मीन 0.2 मोल्स के बराबर का होगा। तीसरे नंबर में यदि देखें तो मेरे पास 3.01 × 10⁻23 एटम नाइट्रोजन है। अब जरा सोचिए ये एटम्स के नंबर हैं और मुझे इसे मोल्स में बदलना है। तो पढ़े हैं हम कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि मुझे दे दिया जाए तो हम मोल्स में कैसे बदलते हैं? तो 6.02 × 10⁻23 से डिवाइड करेंगे, अर्थात 3.01
इंटू 10 टू द पावर 23 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से, तो यू गॉट द हाफ मोल, अर्थात हम ये बात कह सकते हैं कि 0.5 मोल्स के बराबर का होगा। चौथे नंबर में यदि हम बात करें तो देखिए यहां पर दिया हुआ है कि 0.3 ग्राम एटम, 0.3 ग्राम एटम एल्युमिनियम, ग्राम एटम एल्युमिनियम है। देखिए ध्यान रखिएगा, ग्राम एटम मोल्स को ही कहते हैं, अर्थात ये 0.3 मोल्स एल्युमिनियम के बराबर का हो गया। यानी आपको ये रिमेंबर याद रखना है कि कभी भी यदि नंबर ऑफ ग्राम एटम की बात उठे तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम समझना है। क्या समझना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम समझना है। पढ़ेंगे हम लोग इसे और डिस्कस करेंगे रेगुलर क्लास में, काफ़ी इसे एक्सपेंड करके पढ़ेंगे, ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। अब आप चेक करिए कि नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा किस में है। देखिए यहाँ पर 0.1 मोल है, यहाँ पर 0.2 मोल है, यहाँ पर 0.5 मोल है और यहाँ पर 0.3 मोल है। यानी और जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा ऑब्वियसली वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होगा। अर्थात मुझे ये देख लिया कि नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा किस में है, 0.5 मोल्स है, और कोजा किसका ऑप्शन में है, 0.5 मोल, 3 में। तो इसलिए हमारा सही आंसर किस में हो जाएगा, 3 में। समझ चुके हैं आप लोग। अब देखिए इसी में हमसे पूछा जा सकता था, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, पूछा जा सकता है कि इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब जरा सोचिए, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछता तो ऑप्शंस कौन सा होता, 1, लेकिन यहां पर पूछा गया है मैक्सिमम, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। लेकिन कभी ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, चलिए हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। यदि मुझसे यह पूछा जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास, तो आप बताइए मैक्सिमम मास किसमें है, तो फिर हम लोग क्या करते, जरा बताइए तो, क्या आंसर तब भी 3 होता? चेक करेंगे। देखिए अब मास है, ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ एटम्स जिसमें ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा ही होगा, नहीं भी हो सकता है। इसलिए मुझे मास कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में यदि आप गौर करके देखिए तो पहले ऑप्शन में ऑलरेडी 5.6 ग्राम आयरन है, ये आयरन का मास ही है। दूसरे ऑप्शन में भी यदि आप ध्यान दीजिए तो आपको कार्बन का मास दिया हुआ है 2.4 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन तीसरे ऑप्शन में नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है। तो इसलिए मेरा काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23 में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड करेंगे, मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स, और इमीडिएटली इसी नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोलर मास इज 14। अब जरा सोचिए, इससे कैंसिल करेंगे, ये 2 बार में कटेगा, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे, ये 7 होगा। यानी हम ये बात कहेंगे कि देयर मास इज 7 ग्राम नाइट्रोजन। लेकिन तीसरे ऑप्शन में यदि हम आते हैं, देखिए 0.3 ग्राम एटम है, यू मीन 0.3 मोल्स है, इसलिए 0.3 को हम इसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना है, 27 ग्राम होगा। अर्थात हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 8.1 ग्राम के आसपास होगा। अब आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में मास कितना है, 5.6 ग्राम, सेकंड ऑप्शन में कितना है, 2.4 ग्राम, थर्ड ऑप्शन का कितना है, 7 ग्राम, और फोर्थ ऑप्शन का कितना है, 8.1 ग्राम। अब आप देखिए फोर्थ में नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम नहीं था, लेकिन मास यदि आप देखें तो फोर्थ ऑप्शन का सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारा सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 4। समझ चुके हैं बात को। चलिए हम क्वेश्चन फिर चेंज कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे सबको ही। ध्यान से देखिए, बात समझ में आएगी, स्थिर से पढ़ना है। देखिए रेगुलर क्लास में हम आएंगे तो फिर काफी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे इन चीजों को। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, देखिए लैंग्वेज में है यह क्वेश्चन कि द डॉट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस हैज मास 1 माइक्रोग्राम।
एक डॉट है इस सेंटेंस के लास्ट में है, जैसे इस सेंटेंस के लास्ट में ये डॉट है, इसी डॉट का मास है 1 माइक्रोग्राम। ऑब्वियसली एग्जाम में जब आप एग्जाम देते हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, तो क्वेश्चन पेपर में ब्लैक कलर से लिखा होता है, तो ये कही जाती है कि इफ ब्लैक स्टफ इज कार्बन, कहता है कि वो जो ब्लैक कलर है वो यदि कार्बन है तो देन नंबर ऑफ एटम नीडेड टू मेक such a dot is, फर्स्ट ऑप्शन है 5 × 10⁻16, सेकेंड ऑप्शन है 0.5 × 10⁻16, थर्ड ऑप्शन है 2.5 × 10⁻15, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। मुझे इसे चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे, देखिए अब सवाल में ध्यान दीजिएगा सब कोई कि ये डॉट है, इस डॉट का मास, ये डॉट है, यदि सारे लेटर्स कार्बन से बने हुए हैं तो ऑब्वियसली ये डॉट भी कार्बन से बना हुआ है। कार्बन बोलने का मतलब ही है कि इसका एटॉमिक वेट कितने के बराबर हो गया, 12। और आप बताइए इस डॉट का मास है कितना, 1 माइक्रोग्राम, अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि 10⁻⁻6 ग्राम के बराबर है। और मुझे नंबर ऑफ एटम्स इन अ डॉट, एक डॉट में निकालना है। तो अब बताइए नंबर, ये कार्बन का बना हुआ है तो ऑब्वियसली कार्बन एटम्स निकालेंगे। तो जरा देखिए इसका मास कितना है, 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁻6 ग्राम है। ऑब्वियसली इसे हम डिवाइड करेंगे, मास है तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे। एटॉमिक वेट मुझे दिया हुआ है 12, तो ऑब्वियसली इसे 12 ग्राम से हम डिवाइड कर देंगे। और जब नंबर ऑफ एटम्स मुझे मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसे नंबर ऑफ एटम्स में बदलना है। नंबर ऑफ मोल्स यदि मिल जाता है तो हम इसे नंबर ऑफ एटम्स में बदलेंगे, अर्थात हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 × 10⁻23 से। अब जरा देखिए ये लगभग 6.02 को यदि हम 6 लेते हैं तो इससे कैंसिल कर देंगे तो ये 2 होगा, यानी हम ये बात कह सकते हैं 1/2 इंटू ये -6 है और ये 23 है, तो ऑब्वियसली 10⁻17 होगा। अर्थात हम ये बात लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻17, यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि 5 × 10⁻16। जरा देखिए, यानी एक डॉट को लिखने में या बनाने में हमें कितने कार्बन एटम की जरूरत पड़ेगी, तो 5 × 10⁻16। चेक योर ऑप्शन, 1 में है 5 × 10⁻16, ये करेक्ट है। जबकि ये 0.5 × 10⁻16 है, 2.5 × 10⁻15 है, ये नन ऑफ दीज है। इसलिए मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1। समझ रहे हैं बात को। आइए कुछ चीज और समझिए, इसमें मिटा दें हम इसे। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात मुझे बताइएगा, यदि कभी भी आइसोटोपिक फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि हम लिखते हैं इस तरह से, ये N है नाइट्रोजन, ये है सिंबल। जब भाई आइसोटोपिक फार्मूला लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सिंबल को लिखते हैं। सिंबल में यहाँ पर इन चीज़ों को, ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये मान लीजिए इसका आइसोटोपिक फार्मूला है, ये एटॉमिक मास है 15। यदि इतनी बात यदि मुझे कहीं लिखा हुआ मिले तो हम इससे क्या क्या समझ सकते हैं, इनकी बात यदि हम करें, क्या क्या हम इससे समझ सकते हैं। जैसे यदि इतना कहीं भी हम लिखा हुआ देखते हैं तो हम इससे समझ जाते हैं कि इसका एटॉमिक वेट जो है वो कितने के बराबर है, 15। दूसरी चीज हम समझ जाते हैं कि इसका एटॉमिक मास 80 मीन्स एटॉमिक मास यदि बोला जाए तो हम कहेंगे 15 AMU। यदि मुझे मास ऑफ 1 एटम की बात उठे, देखिए ये भी मास ऑफ 1 एटम ही है, लेकिन हम इसे ग्राम में व्यक्त कर लेंगे तो 15 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम।
ये कह देंगे, चूंकि 1 AMU 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम के बराबर होता है, इसलिए 15 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम बोलेंगे। यदि देखिए किसी भी एटम का मास एटम के न्यूक्लियस में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है, इसलिए यदि मास ऑफ न्यूक्लियस भी पूछा जाता है, यानी एक न्यूक्लियस का मास, तो हम मास ऑफ 1 एटम के बराबर ही बोलेंगे, अर्थात 15 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम के बराबर का बोलेंगे। तीसरी चीज जरा देखिए, यदि मुझे कभी भी इसके मोलर मास की जरूरत पड़े, मोलर मास की जरूरत पड़े, तो हम मोलर मास यूज करेंगे 15 ग्राम। जो एटॉमिक वेट है उसी के आगे यदि ग्राम लगा देते हैं तो क्या मिलता है? मोलर मास। लेकिन उसके आगे AMU लगा देते हैं तो मुझे क्या मिलता है? एटॉमिक मास। देखिए किसी भी एटम का मास एटम के न्यूक्लियस में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पर निर्भर करता है, इसलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल नंबर को कहते हैं मास नंबर। इसलिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर एटम, 1 एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पर एटम की बात उठे तो हमें क्या बोलना है? 15। क्या बोलना है? 15। और इसी को चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही टोटल मास निर्भर करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं मास नंबर। और यह मास नंबर भी किसके बराबर बोलेंगे? 15। और चूंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है हम सब जानते हैं। देखिए ये कोई भी एटम का ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट्स हैं और ये ऑर्बिट्स हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी यहाँ और न्यूट्रॉन भी यही न्यूक्लियस में रहता है। इसीलिए हम इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को के नंबर के सम को मास नंबर तो कहते ही हैं, क्योंकि ये इस पर एटम का मास निर्भर करता है इसलिए। लेकिन चूंकि ये न्यूक्लियस में रहता है इसलिए इसे हम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी कहते हैं। और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना होगा? 15। ये 3 वर्ड है, तीनों एक ही चीजें हैं। देखिए अब आप यदि सोचिए, यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए पर एटम, एक एटम में प्रोटॉन के नंबर कितने होंगे? तो देखिए प्रोटॉन के नंबर को ही किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं इसे? एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। तो इसलिए एटॉमिक नंबर 7 है, तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलेंगे। लेकिन यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर एटम बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे? जरा बता दीजिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम 15 है और इसी 15 में इस 7 को अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा वैल्यू? बोलिए 8। अब आप बता दीजिए, यदि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम पूछा जाए, देखिए तो ऑब्वियसली इसके ऊपर अभी देखिए कोई भी चार्ज नहीं है। जब किसी भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो तो इसका मतलब है कि उसके पास प्रोटॉन के जितने नंबर हैं उतने ही इसके पास न्यूट्रॉन के भी नंबर हैं। इस प्रोटॉन के जितने नंबर हैं उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन के भी नंबर हैं। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम किसके बराबर बोलेंगे? 7। देखिए लेकिन अभी इसके पास पूछा जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम कितना है, तो जरा देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 7 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? बोलिए 5। 1 2 3 4 और ये 5। तो इसलिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने के बराबर है? 5। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है? 5। अभी देखिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी देयर हैव नो चार्ज। यदि आपसे पूछा जाए चार्ज कितना है तो हम बोलेंगे 0 कूलम्ब। बोलिए समझ चुके हैं इन चीजों को? अब आप जरा सोचिए, अब हम इसके ऊपर एक चार्ज रख देते हैं। यदि हम इसके ऊपर 3- चार्ज रख दें तो क्या क्या चेंज होगा? क्या एटॉमिक वेट चेंज होगा? नहीं। एटॉमिक मास चेंज होगा? नहीं, क्योंकि 3- का मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। और इलेक्ट्रॉन के मास को इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वी कंपेयर द नेग्लिजिबल। हम उसके मास को क्या कंपेयर करते हैं? नेग्लिजिबल। इसलिए इलेक्ट्रॉन के नंबर के बढ़ने से टोटल मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना एटॉमिक वेट बदलेगा, ना एटॉमिक मास बदलेगा, ना ही मास ऑफ 1 एटम्स बदलेंगे, ना ही मास ऑफ न्यूक्लियस बदलेगा, ना ही मोलर मास बदलेगा, ना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम का नंबर बदलेगा, ना ही मास नंबर बदलेगा, ना ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बदलेगा, ना ही प्रोटॉन के नंबर बदलेंगे, ना ही
एटॉमिक नंबर बदलेंगे, ना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसलिए इसके ऊपर यहां पर क्या हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो अब आप बता दीजिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कहां करता है, अपने वैलेंस ऑर्बिट में। इसलिए अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, तो कह सकते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब आप बता दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन अब इसके पास 3 माइनस है, तो इसका मतलब इसके पास चार्ज कितने के बराबर है, क्या हम 3 कूलम्ब कहेंगे, नहीं, ये 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए अब इसके हम चार्ज को बोलेंगे, यहां इसको देखिए मिटा रहे हैं, हम इसके चार्ज को बोलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, यानी चार्ज कितना बोलेंगे, इतना। अब यदि इतना कहीं भी लिखा हुआ रहे, आप समझ सकते हैं, जरा बोल दीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए। यदि इमेजिन करिए कि यहां पर प्लस साइन होता, तो फिर कहां क्या चेंज होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पर 7 + 3 नहीं, क्योंकि प्लस का मतलब हो गया कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए यहां पर 7 - 3 हो जाएगा, अर्थात यहां पर कितने के बराबर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चूंकि लॉस इलेक्ट्रॉन का कहां से होगा, वैलेंस ऑर्बिट से, और वैलेंस ऑर्बिट में पहले से कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, 3 का लॉस हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, बता दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन। और चार्ज कितना हो जाएगा, 3+ है, तो इसलिए 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। समझ चुके हैं इन चीजों को। आइए हम इस पर एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं हम, इन बातों को याद रखिएगा। आप मुझे बताएंगे कि calculate the total number of neutrons and total mass of neutrons in its 7 milligram, in 7 milligram of C14। अब बता दीजिए, मेरे पास कह रहा है, मेरे पास कि C14 कार्बन एटम है जिसका मास 7 मिलीग्राम है। मुझे उसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए 7 मिलीग्राम C14 का मतलब हो गया कि 7 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम, ये कहाँ बैठेंगे, अर्थात अब बता दीजिए ये इतना ग्राम है, तो मोल्स में यदि हम इसे बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन, और C14 है, यू मीन मोलर मास इज 14 ग्राम। तो अब बता दीजिए ये कितना हो गया, हाफ इंटू 10⁻⁻³ मोल, ये हो गया। अब मुझे नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ, ये मोल्स हो गया, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, तो हाफ इंटू 10⁻⁻³ और बताइए C14 है, C14 बोलने का मतलब हो गया कार्बन का एटॉमिक नंबर कितने के, किसके बराबर होता है, 6, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम कितना है, 14, तो 14 में 6 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा, बोलिए 8। तो ये मेरे पास इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 C14 एटम हो गया, नहीं C14 एटम्स हो गया। और आप बता दीजिए कि 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू कर देंगे। देखिए 14 में ये इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6, कार्बन है, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 6, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इतना न्यूट्रॉन्स हो गया, यानी आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। और यदि मुझे टोटल मास पूछा जाए तो ये हाफ इंटू 10⁻³ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू, इसको सब्सट्रैक्ट कर चुके हैं, 14 - 6 यानी कितना हुआ, 8 इंटू, देखिए ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया।
अब मुझे पूछ रहा है टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो यू मीन 1 न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। याद है, आपको पता है कि एक न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास बराबर होता है। और कैलकुलेशन के लिए ये ध्यान में रखिएगा, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, इसीलिए हम यहां पर लिख सकते हैं, और 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो ये 8 है, कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 4, यानी 4 इंटू 10⁻³ ग्राम न्यूट्रॉन। तो व्हाट वुड बी द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14, तो 4 इंटू 10⁻³ ग्राम, यानी हम कह सकते हैं 4 मिलीग्राम C14। बोलो, बात ध्यान में रख लेंगे। तो यानी आपके पास 7 मिलीग्राम C14 में न्यूट्रॉन्स के नंबर कितने हो गए, 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 8, एक आंसर हो जाएगा। और दूसरा कि इतने मिलीग्राम C14 में एटम्स के मास कितने होंगे, तो हम न्यूट्रॉन के मास कितने होंगे, तो हम क्या जवाब देंगे, 4 मिलीग्राम न्यूट्रॉन्स, सॉरी क्या बोलेंगे, 4 मिलीग्राम न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं। कल के क्लास में हम लोग एटम से संबंधित बात कर चुके हैं, विशेषतः बात होगी मॉलिक्यूल से संबंधित और भी बहुत कुछ। धन्यवाद।